लो जी, वड्डा जिन्न आ गया जे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के गैलेक्सी Z Fold 3 के बारे में। नाम ठीक है, लेकिन अब ये इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़्यादा उस चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे कि क्या चीज़ें इसके अंदर नहीं आई हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको शॉर्टली। ठीक है, ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे, बल्कि उन चीज़ों पे लगाएंगे जो आप लोगों को हर बंदा यहाँ पे नहीं बता रहा। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो सैमसंग ने भी आपको नहीं बताई, बल्कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सैमसंग ने भी आपको नहीं बताई। और मैं सिर्फ Z Fold 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, Z Flip 3 के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने ये फ़ोन लेना है तो ये चीज़ें पहले आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है। पहले एक बार ये वीडियो आप पूरी देख लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और फिर मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊंगा, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन कि आप लोगों को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कोई और लेना चाहिए, या ये लेना चाहिए तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है गाइज़, तो ये सारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को वैसे आम यूट्यूबर्स वगैरह ने नहीं बताई होंगी। ठीक है गाइज, तो जल्दी से फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली एक दफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि ये फोल्डेबल मार्केट का सबसे बेस्ट फ़ोन है। अगर आपको फोल्डेबल फ़ोन पसंद हैं तो आप चुप करके इसको जाके लेके आ सकते हैं। आपको मैं दूसरी बात ही कोई नहीं करूँगा, क्योंकि सैमसंग ब्रांड बहुत अच्छा है। ठीक है, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी है, और ऊपर से अब ये जो फोल्ड की मार्केट है इसके अंदर तो सैमसंग नो डाउट किंग है। और अगर हम फोल्ड 2 से फोल्ड 3 पे आने की बात करें तो इसके अंदर फोल्ड 3 के अंदर सैमसंग ने बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की जो है ना वो चेंजिंग की हैं। सबसे पहले उसके अंदर अगर हम बात कर लेना ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी सबसे बड़ा इशू था पिछले दोनों फोल्ड्स में, जो कि सैमसंग ने इस दफ़ा काफ़ी हद तक रिजोल्व करने की कोशिश की है। उसके लिए सैमसंग ने क्या किया कि जो बॉडी है वो उन्होंने आर्मर्ड एल्यूमिनियम की दी है, जो कि लाइट वेट भी होता है। इस वजह से ये ज़रा पिछले फोल्ड से लाइट वेट भी और स्मॉलर भी है, छोटा भी है। ठीक है, तो पकड़ने में ज़रा आसानी रहेगी, आप लोगों को कंफर्टेबल फील होगा, और उसके अलावा आर्मर्ड एल्यूमिनियम की वजह से ज़रा ड्यूरेबल भी होगा। उसके अलावा जो फ्रंट बाहर का छोटा डिस्प्ले है, वैसे तो छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस जो लेटेस्ट है गोरिल्ला ग्लास वालों का, उसकी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। जो अंदर वाला ग्लास है, जो मेन बड़ी स्क्रीन है उसकी अनफोल्ड करने के बाद, उस स्क्रीन उसकी मेन ड्यूरेबिलिटी का इशू था, जिसके अंदर उन्होंने अब न्यू थिन फिल्म लगाई है, जो कि उन्होंने कहा कि पिछले साल से 80% ज़्यादा ड्यूरेबल है। 80% है, लेकिन इसके बारे में हम मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। और दूसरी चीज़ जो इसकी हिंज है, जिससे ये मुड़ता है ना, वो हिंज इन्होंने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और ड्यूरेबिलिटी के अंदर एक और फैक्टर को ऐड करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल था, बहुत इन्होंने यानी कि काफ़ी मुश्किल से अचीव किया है, लेकिन उन्होंने अचीव कर लिया, और वो है IPX8 वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, IP68 नहीं है, IPX8 है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये है कि 2 डिस्प्ले अलग-अलग और साथ में हिंज, इन सब को पानी से बचाना, उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, और मैं इस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो है, ये टोटल ड्यूरेबिलिटी की मैंने बात की है कि कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। अंदर वाला ग्लास भी 80% ज़्यादा ड्यूरेबल है, IPX8 वाटर रेजिस्टेंट भी है, एल्यूमिनियम की बॉडी है, बाहर वाले ग्लास पे भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसके अंदर चेंज है पिछले साल के फोल्ड 2 से, वो है कि ये डुअल सिम सपोर्ट करता है। पहली दफ़ा फोल्ड फ़ोन आ रहा है जो कि सैमसंग की तरफ से, जो कि डुअल सिम को सपोर्ट करता है। अच्छा जी, अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो जो बाहर का आउटर डिस्प्ले है छोटे वाला, वो है 6.2 इंचज़ का एमोलेड का पैनल है, 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। पिछली दफ़ा जो था वो Z Fold 2 का वो 60 हर्ट्ज़ के साथ आता था, तो ये 120 हर्ट्ज़ के साथ आता है। और जो अंदर वाला है वो 7.6 इंचज़ का पैनल है, वो भी डायनामिक एमोलेड, डायनामिक एमोलेड है, जो कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है, और 29% ब्राइटर भी है। ठीक है,
लेकिन अब बाकी हर चीज़ इसकी ठीक है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है। सिर्फ 2 चीज़ें मुझे जो है ना वो नहीं सही लगी इसके अंदर। एक चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो हिंज है ना, जहाँ पे ये अनफोल्ड होता है तो जो बीच में क्रीज़ बन जाती है, ठीक है, वो क्रीज़ जो है वो मतलब कि पिछली बार से इम्प्रूव नहीं हुई, ठीक है। ये चीज़ जो है ये एक थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो डिफेक्ट था, और ये आपको जो है ना हर बंदा नहीं बताएगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसकी जो क्रीज़ है वो वैसी की वैसी है। वो आप अगर उसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो थोड़ी सी जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, और इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं लगता। उसको देख के ऐसे लगता है जैसे 2 डिस्प्लेज़ को जोड़ा हुआ है आपस में, या फोल्ड किया था और अनफोल्ड किया तो वो पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं हुआ, इस तरह का एक्सपीरियंस आएगा। अच्छा, और जो नॉर्मल सी बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 GB रैम है, 12 GB से ही स्टार्ट होता है, इससे कम रैम नहीं है। 256 GB मेमोरी से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये लेकिन आप लोगों को हर बंदा बता देगा। अच्छा, एक चीज़ जो सैमसंग ने इस दफ़ा बहुत अच्छी इंप्रूव की है वो ये है कि ऐप्स जो थी ना वो टैब मोड में जब खुल जाता है, यानी कि जब अनफोल्ड हो जाता था, तो उस वक्त ऐप्स जो हैं वो उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती थी इतने बड़े डिस्प्ले के लिए। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा सैमसंग ने बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह स्पॉटिफाई वगैरह हो गई, ठीक है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन सब के साथ मिल के कोलेबोरेशन करके एक ऐप्स का इकोसिस्टम इस तरह का बना दिया आप लोगों को कि आप लोग उस बड़ी स्क्रीन का फ़ायदा उठा सकें। आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स सैमसंग ने की हैं, और ये इंप्रूवमेंट्स वाकई ही मायने रखती हैं। ये इंप्रूवमेंट्स आपके एक्सपीरियंस को मज़ीद अच्छा बना देंगी, मज़ीद प्रोडक्टिव बना देंगी। अब इन इम्प्रूवमेंट्स के अंदर क्या चीज़ें वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि जहाँ पे तारीफ़ बनती है भाईजान हम करेंगे, ठीक है। जो चीज़ उन्होंने अच्छी की है हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने अच्छी नहीं की वो भी आप लोगों को बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो उस डिस्प्ले का फ़ायदा उठा रहा है वो है ब्राउज़र। आपका जो ब्राउज़र है वो डेस्कटॉप क्लास का खुलेगा, ठीक है। जिस तरह डेस्कटॉप के अंदर आप यहाँ टैब के अंदर खोलते हैं, तो डेस्कटॉप जिस तरह ब्राउज़र खुलता है ना उस तरह से खुलेगा, और पूरी स्क्रीन का जो है वो फ़ायदा उठाएगा। मोबाइल वाली साइट नहीं खुलेगी, ठीक है। खोल सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं खुलेगी। दूसरी चीज़, जिस तरह डेस्कटॉप पे आपको अगर आप विंडोज़ सिस्टम यूज़ करते हैं या मैक सिस्टम, तो नीचे आपको एक डॉक मिल जाता है जो कि परमानेंट वहीं पे होता है, ठीक है। उसके अंदर आपकी ऐप्स होती हैं जिसको आप खोल सकते हैं। तो उसी तरह की आपको मल्टीटास्किंग मिलेगी, उसी तरह का आपको एक डॉक देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर आप लोग पिन कर सकते हैं अपनी ऐप्स को, ठीक है। उन ऐप्स को आप कभी भी किसी भी वक्त लॉन्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के आपको डेस्कटॉप के अंदर देखने को मिलता है, जिस तरह आपको लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है, उसी तरह की मल्टीटास्किंग अब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब अगर मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं तो भाई सैमसंग की मल्टीटास्किंग नंबर 1 है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और जब फोल्ड के अंदर आपको बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाती है तो ये मल्टीटास्किंग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है। सैमसंग ने इस दफ़ा एक स्टैक्ड ऐप्स का भी वो एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया मल्टीटास्किंग के हवाले से, कि अगर एक ऐप चल रही है आप उसी के ऊपर एक दूसरी ऐप रख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह एक ऐप है उसके अंदर आप चैटिंग कर रहे हैं, साथ में आपने जो है एक टाइमर लगाया हुआ है या आपने स्टॉप वॉच चलाई हुई है, तो आप उसको स्टैक कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मल्टी विंडोज़ ऐप्स तो आप वैसे ही खोल ही सकते हैं, वो तो आप S21 अल्ट्रा वगैरह में भी खोल सकते थे, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऐप्स भी इकट्ठी खुल जाती हैं। और उनका जो साइज़ है वो भी आप रिसाइज़ कर सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं, जिस ऐप को जितना भी चाहें। फ्री हैंड है, आप उसको जिसको जितना छोटा करना है, जिसको जितना बड़ा करना है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। उसके अलावा इसके अंदर एक फ्लैक्स मोड दिया गया, उसके अंदर क्या है कि आप उसको आधा फोल्ड करके, ठीक है, एल शेप में आ जाएगा, उस तरह से उसको काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऊपर एक ऐप आ जाएगी, नीचे जो है वो जिस तरह नीचे कीबोर्ड आ जाएगा, यानी नीचे जो है और ऐप आ जाएगी जो कि आप काम करना चाहते हैं। तो ये इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन है, मैं सारी आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन ये फ्लैक्स मोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी फोल्डिंग डिवाइस है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी जो है वो अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, उसके अलावा एक स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि आप अपनी बाहर आउटर डिस्प्ले पे जो काम कर रहे हैं, अगर आप खोलें तो आपके जो इनर डिस्प्ले पे है वही काम हो रहा होता था, ये पहले से था। लेकिन मिररिंग का मतलब ये है कि अगर आप अंदर वाले डिस्प्ले पे कोई चेंजिंग करते हैं और उसको फोल्ड को मतलब अनफोल्ड है उसको फोल्ड कर देते हैं, तो आपकी जो बाहर का डिस्प्ले है उसके ऊपर भी वही सेम चेंजिंग हो जाएगी। तो ये एक स्क्रीन मिररिंग का फीचर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी यानी कि यूज़फुल चीज़ है। और आखिरी चीज़ जो इनकी अच्छी चीज़ों के अंदर है वो ये है कि ये काफ़ी कम यानी कि महंगा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल के फोल्ड से थोड़ा सा कम महंगा है, ठीक है। ये सैमसंग वालों ने एक अच्छी चीज़ की है। बहरहाल अब ये सारी चीज़ें तो हो गई जो मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, ठीक है।
अब वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो सैमसंग ने आपको नहीं बताई और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप अगर ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए ख़रीदने से पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है इसकी थिकनेस और इसका वेट, ठीक है। नो डाउट ये पिछले साल के फ़ोल्ड से हल्का भी है, ठीक है, और कम जो है ना वो यानी कि साइज़ में भी कम है और ओवरऑल वेट में भी ज़रा हल्का है। लेकिन अगर आप इसको देखें कि ये फ़ोल्ड हुआ हुआ है, अनफोल्ड करके तो आप इसको जेब में डाल ही नहीं सकते। अगर ये फ़ोल्ड भी हुआ हुआ है तो ये एक फ़ोन से डबल है, ठीक है। बेशक कम है थिक, लेकिन फिर भी आम फ़ोन से डबल मोटा है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़, इसका वेट भी आम फ़ोन से ज़्यादा, क्योंकि एक किस्म का आप समझ लें कि आपने 2 फ़ोन इकट्ठे उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका ये जो फोल्ड फ़ोन है, Z Fold 3, ये आप लोगों ने समझ लें कि 2 फ़ोन इकट्ठे उठाए, आम नॉर्मल फ़ोन जिस तरह से होते हैं वो 2 फ़ोन इकट्ठे उठाए हैं। इतना इसका वेट है, इतना ही इसकी थिकनेस है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको इसके फ़ीचर्स में नहीं बताई वो था इसका S Pen, और वो मैंने आप लोगों को फ़ीचर्स में इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि सैमसंग ने आप लोगों को नहीं बताई, ठीक है। सैमसंग का ये जो फोल्ड टैबलेट है या फोल्ड फ़ोन है, ये S Pen को सपोर्ट करता है, ठीक हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके लिए सैमसंग ने अलहदा फ़ोल्ड के लिए एक फ़ोल्ड जो है ना, क्या उसको नाम बोलते हैं, फ़ोल्ड पेन, S Pen फोल्ड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि स्पेशल फोल्डेबल फ़ोन के लिए, फोल्डेबल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर काम करने के लिए बना है। अब इसका मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल S Pen यूज़ करेंगे तो इसके अंदर स्क्रीन के अंदर यानी कि स्क्रैच पड़ सकते हैं या वो प्रेस हो सकती है, तो ये जो है ना ये इसके अंदर फॉल्ट आ सकते हैं। इस वजह से सैमसंग ने इसके लिए एक स्पेशल S Pen बनाया है, S Pen फोल्ड के नाम से, जिसकी आगे टिप जो है वो रबड़ की है, उसके अंदर शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए वो लगाया गया है, स्प्रिंग लगाया गया है, ताकि आपकी जो फोल्ड की स्क्रीन है वो डैमेज ना हो। अब यहाँ तक तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि आप लोग देखें कि इस साल नोट फ़ोन नहीं आया, उसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बना के बता दी थी कि वो नहीं आएगा, तो अब आप ये देखें कि ये जो S Pen है, लोग जो नोट ख़रीदते थे या जो S Pen यूज़ करते थे वो नोट इसलिए ख़रीदते थे कि साथ S Pen आ जाता था। अब इसके साथ ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि इंक्लूडेड का मैं इस तरह से नहीं कह रहा कि डब्बे के अंदर नहीं है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ़ोन के अंदर नहीं लग सकता। अगर आपने इसको लगाना है तो पहले इतना हैवी फ़ोन है और उसके ऊपर आपको केस चढ़ाना पड़ेगा जिसके अंदर ये पेन लग जाएगा। और अगर आप लोग ये केस ख़रीद भी लेते हैं और उसके अंदर ये पेन लगा लेते हैं फोल्ड वाला, तब भी ये ब्लूटूथ के जो फंक्शंस थे ना, जो अपना ये नोट वाले S Pen के अंदर होते थे, ठीक है, कि आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, ब्लूटूथ से जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर नहीं होगा। ये एक नॉर्मल S Pen होगा जो कि काम करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर बस, ठीक है। अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को S Pen Pro लेना पड़ेगा, और S Pen Pro के अंदर भी एक फिज़िकल स्विच होता है जिसको आपको ऑन करना पड़ेगा और फोल्ड वाले के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो फोल्ड स्क्रीन के साथ काम करेगा, अदरवाइज़ वो आपकी स्क्रीन को डैमेज कर देगा। और फिर वो जो पेन है वो बड़ा भी काफ़ी है और वो आपके फ़ोन के साथ नहीं आ सकता, और उसको चार्ज भी अलहदा से करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर अपनी बैटरी है, जो S Pen Pro है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जहन में रखनी होंगी कि बेशक ये S Pen इसके साथ काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मली काम करेगा, और ये भी नहीं है कि ये फ़ोन के अंदर जिस तरह नोट के अंदर लग जाता था उस तरह से लग जाया करेगा। तो ये आप लोगों को जहन में रखना पड़ेगा कि S Pen इसके साथ तो काम करता है, लेकिन आपको अलहदा कैरी करना पड़ेगा। और अगर आपको फुली फंक्शनल, फुली फीचर्ड S Pen चाहिए तो S Pen Pro के लिए आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। उसको कैरी करने के लिए एक अलहदा जो है वो केस भी रखना पड़ेगा, तो ये, और उसको चार्ज भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ तो है कि सैमसंग ने डिस्प्ले नो डाउट बहुत अच्छा दिया। बाहर वाला भी 120 हर्ट्ज़ पे रिफ्रेश हो रहा है, अंदर वाला भी 120 हर्ट्ज़ पे रिफ्रेश हो रहा है, 29% ब्राइटर भी है, बड़ा डिस्प्ले 7.6 इंचज़ का। लेकिन जितना वो बड़ा डिस्प्ले है, जितना उसके अंदर ज़्यादा फंक्शनल है, जितना ज़्यादा उसका रिफ्रेश रेट है, जितनी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस है, उतनी ही ज़्यादा उसने बैटरी भी कंज्यूम करनी है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो पिछले साल के फोल्ड से कम बैटरी इसके अंदर सैमसंग ने दी, और 4400 मिली एम्प आवर्स की बैटरी है, जो कि एंड्रॉयड के लिहाज से बहुत कम है। और फिर इतना बड़ा डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, इसके लिहाज से तो ये बैटरी बहुत ही कम है। यानी कि अगर आप लोगों ने ये फ़ोन लेना है तो आप लोगों को साथ कन्फर्म चीज़ है कि आप लोगों को पावर बैंक एक साथ रखना पड़ेगा। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है।
कि ये बहुत अच्छा नो डाउट फ़ोन है, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, इसकी बैटरी बहुत कम है। और अगर इतना ही अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन उसके अंदर फिर एक छोटी सी चीज़ के जो इनर डिस्प्ले है उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने एक नेक्स्ट जेन की चीज़ समझ लें कि कैमरा दिया है, जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा है, वो आपको बाहर से नज़र नहीं आता, ऐसा सैमसंग वाले कहते हैं। लेकिन अगर आप कोई ब्राइट इमेज खोल लें, ठीक है, कोई वाइट कलर की या कोई लाइट कलर की, तो उसके अंदर आप लोगों को वो यानी कि और नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप उसको देखेंगे ना दूर से, आप कैमरा देख रहे हैं कि किस जगह पे, तो आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। वो उस डिस्प्ले के नीचे से भी नज़र आता है, ठीक है। अब वो ऐसा सैमसंग को करना पड़ा क्वालिटी की वजह से, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप लोगों को ऊपर वाली स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करनी पड़ेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, वो सिर्फ 4 मेगापिक्सल्स का सेंसर है। आप लोगों को पता ही है कि 4 मेगापिक्सल का क्या रिज़ल्ट है, और फिर जब स्क्रीन के नीचे है तो फिर उसका तो रिज़ल्ट और भी कम हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सैमसंग ने आपको एक न्यू टेक्नोलॉजी दे दी है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो यूज़ेबल है ही नहीं, उसके रिज़ल्ट ही यूज़ेबल नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। हाँ, इसके अंदर मसला कोई नहीं, आप उसको अनफोल्ड करके जो उसकी छोटी स्क्रीन है उससे आप रियर कैमरे के साथ जो है वो सेल्फ़ी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, उससे सेल्फ़ी बहुत अच्छी आ जाएगी। लेकिन उस कैमरे का फिर फ़ायदा ही क्या है कि जो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। नो डाउट एक उन्होंने इनोवेशन के नाम पे लगा दिया है वो कैमरा कि अंडर डिस्प्ले आपको कैमरा मिला है, लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि उसके रिज़ल्ट्स यूजेबल नहीं हैं। और अगर हम कैमराज़ की ही बात कर रहे हैं, तो जो रियर कैमराज़ हैं, बैक वाले कैमराज़, आप उनका रिज़ल्ट तो अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन नॉर्मल है। और आप ये देख लें कि S21 सीरीज़ को छोड़ें, उससे पीछे आ जाएं, अपना Note 20 सीरीज़ उसको भी छोड़ दें, उससे भी पीछे आ जाएं, S20 सीरीज़, अब उसके अंदर भी S20 अल्ट्रा था, S20 प्लस था, S20 था, जो सबसे बेस मॉडल S20 था उसके कैमराज S20 अल्ट्रा से भी कम थे। इस Z Fold 3 के कैमरे उस S20 सिंपल वाले से भी कम है, ठीक है। आप ये चीज़ जहन में रखें कि ये एक कैमरा फ़ोन नहीं है, इसके ऊपर सैमसंग ने फोल्डिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी है, इसका मेन सेलिंग पॉइंट ही ये फोल्डेबल डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये देख लें कि ये नो डाउट पिछले फोल्ड से जो है वो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी ये S21 अल्ट्रा जो इनका मेन फ्लैगशिप फ़ोन है इस साल का, उससे उसकी 1.5 प्राइस के बराबर आएगा तकरीबन ये। तो आप ये देख लें कि आप उस जैसे 1.5 फ़ोन की प्राइस दे रहे हैं, आपको कैमरा भी कम मिल रहा है, आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा भी जो है वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा, आपको वेट भी काफ़ी कैरी करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आप ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है ख़रीदने से पहले। और हाँ, बैटरी का तो मैं बताना ही भूल गया, हाँ बैटरी भी कम है, ठीक है, ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आप इसको फुल फ्लैज यूज़ करने के लिए ले रहे हैं और आप ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुबह से लेकर शाम तक घर नहीं होते, तो उनके लिए बैटरी बहुत बड़ा इशू हो जाती है, जब ख़ास तौर पे इतना बड़ा डिस्प्ले और आपने बाहर यूज़ करना है। तो ठीक है गाइज़, तो ये सारी बातें थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें अपना, कि भाई हम ये फ़ोन लें तो लें क्यों और क्यों ना लें अगर नहीं लेना तो। यानी कि आप लोगों को पहले पता हो कि हम जो फ़ोन लेने जा रहे हैं उसके अंदर ये अच्छी चीज़ें हैं और ये बुरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी और ये चीज़ें हमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा इस फ़ोन के बारे में, ठीक है, एंड पे। अब ये आप लोगों को मैं पहले बता दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मैं ये फ़ोन अभी नहीं ख़रीदूँगा। और उसकी वजह ये है कि इतने पैसे भर के भी अगर मुझे फ़ोन का एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं मिल रहा, कैमरे उस लेवल के नहीं मिल रहे, बैटरी उस लेवल की नहीं मिल रही, जो डिस्प्ले उसके अंदर क्रीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों की कंप्रोमाइज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से, और फिर पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नो डाउट पिछले साल से कम है, लेकिन फिर भी आम एक फ्लैगशिप फ़ोन से, आईफोन से, सैमसंग के S21 अल्ट्रा से, फ्लैगशिप फ़ोन से भी ज़्यादा कीमत है, ठीक है, तकरीबन डबल के करीब है। तो इस वजह से अगर इतनी प्राइस में पे कर रहा हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। और इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ की वजह यही है कि सैमसंग के पास अभी फ़िलहाल कंपटीशन कोई नहीं है, ठीक है, तो सैमसंग आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्लीमेंट करेगा फ़ीचर्स को। एक दफ़ा कंपटीशन आ जाए, अभी ठीक से कंपटीशन नहीं है, बेशक Xiaomi ने भी दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन कंपटीशन स्टार्ट होगा जब
ये कंपनीज़ आपको फोल्डेबल फ़ोन्स देंगी। उनके अंदर Xiaomi दे चुकी है, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ओप्पो या वीवो में से कोई कंपनी आपको फोल्डेबल दे, या रियलमी, ठीक है। और तीसरा और मेन जो फ़ोन है वो है एप्पल। जब तक आपको ये कंपनियों के फोल्डेबल फ़ोन्स नहीं देखने को मिलते, तब तक आप लोग ये समझ लें कि सैमसंग के पास कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो तब तक आप लोगों को कंप्रोमाइजेशन जो है, कंप्रोमाइजेशन ये भी कोई लफ्ज़ है, यानी कि आपको कंप्रोमाइज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अभी मैं इस फ़ोन की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का जिस तरह से दिल करता है, मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने के लिए ये वीडियो बना दी है। तो अब आप लोग जैसा चाहें उस पर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं और ऑनेस्ट वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।